प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल और ये समय रहता है रोजाना कार्यक्रम किसान की बात का। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मित्र कोमल भारती, और मेरे साथ हैं बिल्कुल मैं हूं गौतम, और मेरा भी नमस्कार स्वीकार करिए श्रोताओं जी। और आपके लिए हाजिर हैं हम लोग किसान की बात कार्यक्रम को लेकर। कार्यक्रम में आज होंगी ढेर सारी बातचीत, जैसे कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है गेहूं और जौ की बुआई और उसकी उन्नत किस्मों को लेकर के हम आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। श्रोताओं, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ, उनसे भी आपको बातचीत करने का अवसर देंगे। और अगर आपके जहन में भी कोई इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप सीधे हमें स्टूडियो में फोन कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी जानकारी के साथ जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है गौतम, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे का काम तो पैसे से ही चलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल, जब आपके हाथ में जब पैसा होता है तो वो कोई भी उम्र क्यों ना हो, आप अपने आप में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं और अपना जीवन जो है सम्मान पूर्वक जी सकते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पे कोमल, जब हमारी जो उम्र होती है कमाने की होती है, तब तो हम कमा रहे होते हैं, हमारी इनकम चल रही होती है, तो हम खर्च भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं या आप उसके बाद काम करने के लायक नहीं होते हैं, तो वहां पे जो आमदनी काम करती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हम लोग बात करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, अटल पेंशन योजना की, जिसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 में हुई थी। और ये जो है कोमल, विशेष रूप से जो गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनके लिए जो है एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और ये जो पेंशन योजना है, अगर आप चाहते हैं कि इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो है एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर एक्टिव, बाकी एक बचत खाता होना चाहिए। उसके बाद आपके जो खाते से हर महीने एक निश्चित राशि कटेगा, वो खुद आप डिसाइड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पेंशन का फायदा लेने के लिए आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। इस योजना के तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद 1000, 2000, 3000 या अधिकतम 5000 रुपए तक की जो पेंशन की जो सुविधा है वो सरकार द्वारा दी जाती है। वो रकम आप तय करेंगे, उसी के हिसाब से जो है आपकी उम्र को देखते हुए ये हिसाब लगाया जाएगा कि प्रति माह कम से कम और अधिकतम कितना जो रुपया है आपकी बैंक अकाउंट से काटा जाए। बिल्कुल कोमल, बहुत सही कहा आपने। और इसमें जो आपके अकाउंट से जो रकम काटे जाएंगे वो बहुत अधिक नहीं होता है, वो कम से कम 42 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 210 रुपये महीने तक का ही भुगतान आपको करना पड़ेगा, जो कि नगण्य है। आप बहुत छोटी सी राशि है कि कोई भी ये राशि जो है लगा सकता है अपना अटल पेंशन योजना के लिए। और आपको 1 से 5000 रुपए तक का जो पेंशन है वो 60 वर्ष के उपरांत आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आपकी इनकम जब वहां पे बंद हो जाएगी तो आपको ये जो राशि है वो बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल। और कई बार जहन में ये भी सवाल आता है कि यदि आपने या किसी ने भी जब इस पेंशन योजना में भाग लिया है, आवेदन किया है इसके लिए, और अगर उनकी असमय मृत्यु हो जाती है, 60 वर्ष की आयु से पहले ही यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो जीवन साथी है उसको इस योजना का पूरा लाभ मिलता है। यानी कि जिस तरह की योजना आपके लिए काम कर रही थी, उसी तरह की योजना आपके जीवन साथी के लिए भी काम करती है। और अगर आपका जीवन साथी भी नहीं है, इस परिस्थिति में ऐसा होता है कि जो भी आपका नॉमिनी जो भी होता है उसको एक मुश्त राशि जो है वो बैंक द्वारा दे दी जाती है, जो करीब 1,70,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कोमल, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो नॉमिनी है या लीगल हायर से जो भी है उनको ये जो राशि है वो भुगतान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बहुत बेहतरीन योजना है भारत सरकार की, जो कि शुरुआत 2015 में हुई थी और अभी तक चल रही है। काफी लोगों ने फायदा उठाया है। तो हमारी कोशिश ये है कि आप तक जानकारी पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाएं। बिल्कुल, इस योजना का आप लाभ उठाएं। अगर अभी तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो नजदीकी बैंक
बैंक में जाकर के इसके बारे में और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं और इस योजना का लाभ आप आज से ही उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बिल्कुल। और अब वापस लौटते हैं गौतम अपने कार्यक्रम किसान की बात के उस विषय की तरफ जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल। जो आज का हमारा विषय है कोमल, वो है गेहूं और जौ की जो उन्नत किस्में हैं और उसकी बिजाई के बारे में। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब से हम बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, गौतम, हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 011-2342-1081। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को नंबर एक बार मैं भी बता दूं कोमल, 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है वो लगा दें, और 2342-1081 पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे जो विषय हैं उससे संबंधित। अगर आप और डॉक्टर साहब, जैसे कि अब कार्यक्रम की हम शुरुआत कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो गेहूं की फसल है हमारे देश में सबसे ज्यादा की जाती है, सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न हमारे देश में जो उत्पन्न होता है वो गेहूं कहा जाता है। तो ये जो समय चल रहा है, नवम्बर का समय शुरू हो चुका है, तो इस समय पर गेहूं की फसल में कौन कौन से काम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जो किसान इस फसल को लगाना चाहते हैं वो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत ठीक कहा कि जो गेहूं है हमारी रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ये उगाई जाती है। हालांकि खरीफ में जो है धान हमारी प्रमुख फसल होती है और धान की कटाई के बाद बहुत बड़े क्षेत्र में गेहूं की बुआई की जाती है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा या खरीफ की कोई और फसल है, उसकी कटाई या खुदाई के बाद भी आप गेहूं की फसल लगाते हैं। इस समय पे किसान भाइयों, आपको इसकी बुआई करनी है। बुआई का समय चल रहा है और साथ ही साथ आपको उन्नत किस्मों के बीज का चयन करना है और बीजों की व्यवस्था करनी है। सही तरीके से, सही विधि से आपको बुआई करनी है, जिससे कि आपकी फसल का अंकुरण और पौध संख्या अच्छी और जो उपयुक्त है वो आप बना सकें खेत में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि गेहूं की जो है उन्नतशील किस्मों की का चयन करें, तो अगर हम आपसे पूछें कि जैसे गेहूं का जो उन्नतशील किस्मों में से कुछ मुख्य किस्में अगर आप बता पाए हमारे किसान भाई। जी बिल्कुल, देखिए गेहूं उगाने के उद्देश्य से हमारे देश को अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करें जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह आता है, उसके लिए समय से बुआई के लिए HD 3406, DBW 222 काफी अच्छी किस्म है, DBW 187 करण बंदना, इस पे किसान भाई काफी जोर दे रहे हैं, काफी अच्छी किस्म है। और HD 3226, HD 3086 तमाम किस्में हैं जो इस क्षेत्र के लिए लगाई जा सकती हैं, उपयुक्त है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसे कि आप बता रहे थे किस्मों के बारे में, जो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, ये क्षेत्र आते हैं, इनके लिए जो समय से बुआई है उसके लिए HD 3411, K 1006, HD 3249 वगैरह वगैरह किस्में हैं। इसी तरीके से जो सेंट्रल पार्ट है, मध्य क्षेत्र है हमारे देश का, उसके लिए भी अलग किस्में है, दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी अलग किस्में है, और जो पठारी क्षेत्र है, पेनिनसुलर इंडिया, उसके लिए भी अलग अलग किस्में हैं, जिनको किसानों को जानकारी लेनी चाहिए और जानकारी लेने के बाद उनके बीज की व्यवस्था करें और फिर आप बुआई करें। ध्यान रखें कि बीज आपका स्वस्थ होना चाहिए, उसमें जो है कमजोर दाने ना हो, उनकी अच्छे से छटाई सफाई कर लें। साथ ही साथ बीज का उपचार करना भी बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं अलवर से बोल रहा हूँ, बलदेवगढ़ से। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम जौ की बिजाई करते हैं ना जी, तो क्या जौ के बोने के लिए कोई ऐसा कल्चर आता है कि हमारी क्रॉप की गुणवत्ता सुधर जाए और जल्दी तैयार हो जाए? कोई ऐसा कल्चर है इसके लिए? देखिए, जल्दी तो तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किस्में होती हैं उनकी अवधि तय होती है कि भाई ये किस्म इतने दिनों में तैयार होगी। हाँ, कल्चर की बात है तो कल्चर देखिए, जीवाणुओं के कल्चर आते हैं जिसे किसान भाई लगा सकते हैं और उनसे पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। इसके लिए आप एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, खास करके एजोटोबैक्टर के कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा PSB का टीका आता है, फास्फोरस घोलक का टीका आता है, इन दोनों टीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं।
एक टीका 200 ग्राम 10 किलो बीज के लिए काफी होता है। आप टीके की व्यवस्था कर लें, उसका बीज के साथ उपचार कर लें, उसके बाद बुआई करें तो इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की उपलब्धता आपकी फसल को बढ़ जाएगी। और खास ध्यान रखना जौ के केस में भी कि आपको बीज जो है अच्छी गुणवत्ता का लेना है, खेत की तैयारी ठीक से करनी है और प्रॉपर नमी होनी चाहिए। सही मात्रा में नमी होगी तभी आपका अंकुरण सही होगा। साथ ही साथ उर्वरकों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा जो संस्तुत हो उसी का प्रयोग आप जौ की फसल में करें। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि जौ की उन्नतशील किस्में और गेहूं की जो उन्नतशील किस्में हैं आपने बताई, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई उन किस्मों को लगाकर और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। और कई बार जैसे किसान भाई कई बार धान के जो फसल होते हैं उसका जो अवशेष होता है, जिसको हम पराली बोल सकते हैं, उसको जला देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बिना जलाए पराली को, क्योंकि पराली जो है उसको जलाने के बाद प्रदूषण भी होता है, तो बिना जलाए उसके लिए गेहूं की फसल की बुआई की जा सकती है? आज की तारीख यानी 4 नवंबर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि दिल्ली में भी धुआं आ रहा है आपके पंजाब, हरियाणा, दूसरे क्षेत्रों से, और आप किसान भाइयों, आपको पराली जलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके तमाम उपयोग हैं और खास करके अगर आप इसको खेत में जुताई करके और खेत में दवा देते हैं तो ये उर्वरक का काम करती है एक तरह से। और आजकल हैप्पी सीडर आ गया, मशीन आ गई, किसान भाई जानते हैं, उस मशीन की मदद से बिना जुताई के आप पराली होते हुए भी खेत में, जो कि आपने कंबाइन हार्वेस्टर से काटी होगी, आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आपकी पराली को काट देता है और एक ही बार में बुआई करके जो पराली होती है उसको वो जमीन के ऊपर बिछा देता है। इससे आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नमी का संरक्षण होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रदूषण जो होता है इससे होने वाला, उसमें रुकावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और हमारे कॉलर लाइन पर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न करें। अनु बड़साते कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। जी अनु जी। मैं एक क्वेरी है मेरी कि जो दो या तीन तरह के गेहूं हैं, एक शरबती कहलाता है, दूसरा 144 कहलाता है, 144 या शरबती। और कई बार जब हम थोड़ा सा आटा बच जाता है फ्रिज में रखते तो वो काला क्यों हो जाता है, ये बताइए। देखिए, गेहूं की अनेक किस्में आती हैं, अलग अलग तरह का गेहूं होता है। एक गेहूं होता है जिससे हम चपाती बनाते हैं, एक गेहूं होता है जिससे हम सूजी वगैरह बनाते हैं। जो चपाती वाला गेहूं होता है वो टिटकम एस्टिवम होता है, और जो सूजी वाला होता है वो दूसरा गेहूं होता है, ड्यूरम कहते हैं जिसको, और एक और होता है डाइकोकम। ये कई तरह के गेहूं है। शरबती की जहां तक बात है, ये कोई ऐसी वैरायटी नहीं है, लोकली अवेलेबल मटेरियल है। आपको खुद अपने अनुभव से देखना कि कौन सा आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। दूसरा, जो आपके काला पड़ जाता है आटा, तो निश्चित तौर पे उस पर कोई फफूंद वगैरह का हमला हो सकता है। फफूंद फ्रिज वगैरह में हो जाते हैं, तो 15-20 दिन के अंतर पे हमें अपने फ्रिज की धुलाई सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, सुखा लेना चाहिए उसको। उस तरह से आप करेंगे तो हो सकता है आपके आटे में जो है वो कालापन ना आए। जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को उनके प्रश्नों के जवाब मिल रहे होंगे। और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गेहूं और जौ की बुआई। इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बिल्कुल बिल्कुल कोमल, और हम जैसे अभी गेहूं की बात कर रहे हैं और गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई का सही समय भी है, तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं, साथ ही साथ गेहूं की जो फसल है उसमें बुआई की क्या दूरी, गहराई और बीज दर क्या होनी चाहिए। तो ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए किसान भाइयों, इस समय गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय है। ये समय 1 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस अवधि के मध्य 1 से लेके 25 नवंबर के बीच जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत है, पूर्वी भारत है, यहाँ पे इस समय पे बुआई कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो बुआई की विधियों की बात है, तो एक विधि जैसे मैंने बताई, फसलों के अवशेष में हैप्पी सीडर आता है, बिना जुताई के सीधे बुआई कर देता है, और जो आपके पराली होती है उसका फसल पे मल्चिंग कर देता है, उसको ऊपर डाल देता है मिट्टी के। दूसरी विधि है बिना जुताई के सीड ड्रिल आती है, पंतनगर से बनी हुई सीड ड्रिल है, एक करनाल से बनी हुई सीड ड्रिल, और तमाम तरह की सीड ड्रिल बाजार में आ रही हैं। इस तरह की जो 0-0 जुताई की सीड ड्रिल मशीन है, उससे भी आप पंक्तियों में बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जुताई करके खेत को तैयार करके आप सीड ड्रिल से, जो मशीन है उससे बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिबलर आता है, उससे बुआई कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर किसान नहीं कर सकते। और कुछ नहीं तो देसी हल है हमारा, देसी हल से भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं।
कई बार किसान भाई गेहूं की बुआई छिड़कवा विधि से करते हैं, गेहूं को छिटक देते हैं खेत में और फिर हल्की हैरो चला के या कल्टीवेटर चला के आप मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि वैज्ञानिक तरीके से कहीं भी उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह की ना करें, आप बुआई हमेशा पंक्तियों में ही करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जैसे बुआई तो हो गई, बुआई करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या जो किसान भाइयों के सामने आती है खरपतवार की। और खरपतवार जो है वो जैसे कई बार हम अगर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं किसान भाई, तो वो भी खरपतवार जो है वो उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। तो खरपतवार प्रबंधन कैसे करें किसान भाई? बिल्कुल, खरपतवार कई तरह से फसल को नुकसान करते हैं। एक आपने बताया कि पोषक तत्वों का दोहन करते हैं, इसके साथ साथ वो प्रकाश के लिए लड़ते हैं, पौधों से हमारे स्थान के लिए लड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर नुकसान करते हैं। गेहूं फसल में इनके नियंत्रण के लिए आप अगर रासायनिक विधि से नियंत्रण करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका पेंडिमिथालिन नाम की एक दवाई आती है, उसकी 3.25 लीटर मात्रा जो बाजार में मिलती है, जो व्यवसायिक उत्पाद है जो बाजार में आपको बोतल में मिलेगा एक तरह से, तो उसकी 3.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यानी 2.5 एकड़ में आपको छिड़कना है। 500 लीटर पानी में घोल बना के बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप पेंडिमिथालिन का छिड़काव कर दें। आपका 25-30 दिन के लिए गेहूं में खरपतवार नहीं आएगा। एक खास ध्यान रखना, पेंडिमिथालिन जब आप प्रयोग करते हैं मिट्टी में आपके पूरी नमी होनी चाहिए। अगर खेत सूखा होगा तो इस दवाई का असर नहीं होगा, तो पर्याप्त नमी की दशा में ही इस दवाई का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि बुआई का समय चल रहा है गेहूं की फसल का, तो इस समय में कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग जो है वो करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई, आप कोशिश करें कि उसमें गोबर की गली सड़ी खाद डालें, जो कि 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डाल देनी चाहिए, या 2-3 टन जो है वो 2-3 हजार किलो कह लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करनी चाहिए जहां तक संभव हो। और मिट्टी की जांच के आधार पर आपको उर्वरकों का प्रयोग करना है। अगर किन्हीं कारणवश जांच के आंकड़े आपके पास नहीं है तो आप 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में आप डाल दें, बुरक दें, या सीड ड्रिल से, जैसे किसान भाइयों आप बुआई करते हो तो फटी सीड ड्रिल भी आती है जिसमें आप बीज भी रखते हैं और खाद भी रखते हैं। दोनों यानी उर्वरक और बीज साथ साथ उस मशीन से पड़ जाते हैं, उसका प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे जड़ के आसपास या दाने के आसपास आपका उर्वरक जाता है। तो इस तरह से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है आधी, उसको 2 भागों में बांट के पहली सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई के बाद आप टॉप ड्रेस कर दें, यानी यूरिया या नाइट्रोजन को खड़ी फसल में आप डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे ये तो हम बात कर रहे थे अभी उर्वरकों की कि कितनी मात्रा में उर्वरकों का जो प्रयोग है वो करें आप, लेकिन जैसे जल की जो समस्या आने वाले समय में दिख रही है डॉक्टर साहब, तो हम लोग गेहूं की जो फसल है उसमें सिंचाई की किस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए और कितनी सिंचाई की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, देखिए 5 से 6 सिंचाई चाहिए गेहूं की फसल को। और वैसे भी हमारे देश में अच्छी बात है कि 95% जो हिस्से हैं हमारे पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तेलंगाना में भी थोड़ा बहुत गेहूं होता है, वो सिंचाई काफी जगह पे आप मोटे तौर पे पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करें, फिर हर 20 से 25 दिन के अंतराल पे गेहूं में सिंचाई करते रहें। 5 से लेकर 6 सिंचाइयों की जरूरत होगी। हाँ, मौसम का ध्यान जरूर रखें। जब भी किसान भाइयों आप सिंचाई करने जाएं गेहूं की फसल में, तो आप जो मौसम का पूर्वानुमान है जानकारी जरूर लेते रहें। कई बार जाड़ों में भी बरसात हो जाती है, तो उससे आपका दुगना नुकसान हो जाता है। एक तरफ आपने सिंचाई की, दूसरी तरफ बरसात हो गई, तो फसल पे भी नुकसान होगा और पानी का खर्चा आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आप मौसम की जानकारी के हिसाब से सिंचाई का प्रबंधन करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप अपना नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे हम अपना गेहूं भंडार करते हैं अपने घर के लिए, दिल्ली में अपने घर के लिए लाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कीड़े आ जाते हैं। जी जी। तो हम अगर बीज भंडार से अगर कोई दवा लाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। जी। आप हमें कौन सी ऐसी दवा बताएंगे जो इसके, आपका जो कितना मात्रा में करते हैं, मतलब 2 कुंटल 4 कुंटल या बहुत बड़ी मात्रा में? बहुत बड़ी मात्रा नहीं, इतना शहर में जगह छोटी होती है घरों में, तो आप 100 किलो 200 किलो 100 किलो मान के चलिए 1 क्विंटल, तो उसमें हम कैसे इसको रखें और कैसे? देखिए, सबसे प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी एक टंकी होगी, कोई ना कोई गोल्ड रंग की, एल्युमिनियम की या किसी तरह की टंकी होगी। हाँ जी। उसमें आप बाजार से आप क्लोरोफार्म ले आए, और क्लोरोफार्म करीब कोनिकल फ्लास्क में ले आए 100 ml 150 ml।
वो लाके उस पे ढक्कन रखें, क्योंकि उड़ जाती है और सूंघे ना कोई से, सूंघने से बेहोश हो जाता है आदमी क्लोरोफॉर्म को। जी। और इस पे आप रुई या किसी कपड़े से बंद करके ऊपर डाल के ढक्कन हटा के और गेहूं की जो आपकी टंकी है उसमें रख दें, अंदर 2-3-4 इंच नीचे रख दें, उसमें मतलब जो दाने हैं उसके अंदर कर दें, ठीक है। और फिर अपनी टंकी को एयर टाइट कर दें, बंद कर दें, फिर उस पर टेप उप लगा के कहीं से बाहर से अंदर से हवा का आना जाना ना हो। इस तरह से आप अपनी बड़े आसानी से गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। ये दवाई उड़ जाती है, इसका कोई आपको नुकसान भी नहीं होता, इसका कोई अवशेष भी नहीं आएगा। जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जैसे गेहूं की फसल में हम बात करते हैं, जस्ते की कई बार कमी हो जाती है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और इससे किस तरह से जो हमारे किसान मित्र हैं वो बच सकते हैं? जी बिल्कुल, ज्यादातर किसान भाई जानते हैं, जागरूक हो चुके हैं कि जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और गेहूं धान फसल चक्र खास करके जहां पे अपनाया जाता है वहां की मिट्टियों में जस्ते की कमी आ गई। हमारे देश की आधी मिट्टियां में जस्ते की कमी है, 50%। इसके लिए लक्षण जैसे शुरू में ही आते हैं, जब आपका सीडलिंग स्टेज होती है, जब उसमें पौधा इकहरा होता है, जब उसमें ब्यात नहीं बनता है, उस समय ज्यादा आती है। इसमें बीज की पत्तियों पे भूरे रंग के हल्के हल्के धब्बे बन जाते हैं, पीला रंग हो जाता है। ये जस्ते की कमी की पहचान है। किसान भाइयों, जहां तक संभव हो, अगर आप धान गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं तो 3 साल में एक बार जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट उर्वरक आता है, 21% इसमें जस्ता होता है। इसकी 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धान की बुआई के पहले डाल दें और फिर आपको गेहूं में डालने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर गेहूं में लक्षण आ जाते हैं जैसे कि आए, तो 0.5% जिंक सल्फेट का घोल बनाएं और उसका आप छिड़काव करें। ये आपको करीब आधा किलो जिंक सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल लें और ऐसा आप 500 लीटर घोल बना के अपनी फसल पे छिड़क दें। जी, डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर है, आइए पूछते हैं उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। जी अशोक जी, अपना सवाल कीजिए। मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ, अकबरपुर से। जी डॉक्टर साहब, जो हम गेहूं की फसल पैदा करते हैं उसमें जब फसल पकने या पकने से थोड़ा पहले बाली में वो काला काला पाउडर भर जाता है डॉक्टर साहब, उसको पता नहीं ब्लैक कुछ कहते हैं। हाँ, इसमट कहते हैं, कंडवा होता है वो। जी, ब्लैक स्मट। हाँ। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी रोग प्रतिरोधक किस्म हमारे क्षेत्र सोनीपत के लिए कोई आप कृपया बताएं। देखिए, आपके यहाँ तो बड़ी अच्छी किस्म चल रही है, DBW 187, DBW 187, DBW 222, इन किस्मों को आप लगाएं। साथ ही साथ आपके इस रोग से बचने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 घंटे पानी में अपने बीज को भिगो कर रख दो, 4 घंटे, फिर उसे बाहर निकाल लो, 4 घंटे से ज्यादा न हो, फिर उसे बाहर निकाल लो, फिर उसे सूखने दो। जब पानी उसका उड़ जाए फिर आप उसकी तुरंत बुआई कर दो। एक तो ये तरीका सबसे आसान है। इसमें होता क्या है कि फंगस का जो दाना होता है, फंगस का जो कवक होता है, वो गेहूं के दाने के अंदर बैठा होता है, फिर वो पानी मिलते ही जम जाता है और जब आप सुखाएंगे तो मर जाता है। या फिर वीटावैक्स एक दवाई आती है, ध्यान से सुने, वीटावैक्स या थीरम, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करें तो आपका ये रोग आएगा ही नहीं। ध्यान रखें, वीटावैक्स दवाई है। जी, उम्मीद करते हैं कि अपने सवाल का जवाब अशोक कुमार जी को मिल गया होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग गेहूं की बिजाई करते हैं, फिर उन्नत किस्मों का चयन करते हैं, फिर खरपतवार नियंत्रण करते हैं, उसमें उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई भी समय समय पे करते हैं, लेकिन इन सभी चीजों पे जो है पानी फिर जाता है, कई बार जो है दीमक हमले कर देते हैं और गेहूं को बहुत ही हानि पहुंचती है इससे। तो इसका लक्षण क्या है और इसका नियंत्रण कैसे करें? दीमक गेहूं की किसी भी अवस्था पे आ सकती है फसल की, खास करके शुरू में ज्यादा आती है। अगर किसान भाइयों ने गोबर की कच्ची खाद का प्रयोग किया तो दीमक ज्यादा आती है। बिल्कुल, खेत ज्यादा सूखा हो तब भी दीमक ज्यादा आती है, फसल ज्यादा कमजोर हो तब भी दीमक आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आप अपनी फसल को स्वस्थ बनाएं और क्लोरपायरिफास नाम की दवाई की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग करें। इसका प्रयोग आसान है, 20 किलो आप या 10 किलो आप रेत लें, उसमें दवाई मिला दें अच्छी तरह से, फिर छिड़क दें, जो रेत के साथ दवाई मिलाइए और हल्का सा, बहुत हल्का सा पानी लगा दें, दीमक आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना नाम बताएं। हेलो, अपना नाम बताएं सर। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ सर, बुंदेलखंड से। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप सवाल कर सकते हैं, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है सर कि मेरे खेतों में एक तो झरबेरी और कांच परेशान कर रहे हैं, कृपया इसकी दवा बताएं जो बाद में ना हो गए। एक तो झरबेरी है और दूसरा क्या है?
कांस है, कांस बहुत कांस होता है। हाँ, समझ गया। देखिए, ये जो झरबेरी की जहां तक बात है, इसकी आपको जड़ निकालनी पड़ेगी। उपाय है कि आप गहराई तक इनको एक एक झरबेरी को पकड़ के खुदाई करके और जड़ तक आपको उसे समाप्त करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ये होती है आपकी कांस वगैरह आप बता रहे हैं, ये भी बहुवर्षीय पौधा होता है, इसकी जड़ें काफी नीचे तक चली जाती हैं। इसके लिए भी आप कोशिश करें कि जुताई करें और साथ ही साथ फसल चक्रों को जरूर अपनाते रहें। और इसके बावजूद भी अगर नहीं जाता है आपका, तो जो लोकल आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां के वैज्ञानिकों से संपर्क करें और इसकी समस्या से निदान पाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी जो तमाम जानकारियां आपने दी वो किसान भाइयों को समुचित लाभ मिलेगा उससे। और अंतिम जो सलाह है वो किसान भाइयों को जो गेहूं और जौ की बिजाई करना चाहते हैं, सलाह यही है कि किसान भाई समय पे गेहूं की बुआई करें, सही मात्रा में बीज का प्रयोग करें, बीज का उपचार करना बहुत जरूरी होता है। पहले पलेवा कर लें, सही नमी का होना बहुत जरूरी होता है। गहराई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर है, बीज दर इसकी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और बुआई की दूरी 22.5 सेंटीमीटर। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गेहूं की आपको अच्छी फसल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गेहूं और जौ की बुआई के विषय में डॉक्टर साहब से ये बातचीत हमारी, और इस बातचीत के दौरान हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। उम्मीद करते हैं कि उन सभी के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कार्यक्रम किसान की बात में अगर आप भी अपनी कोई प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई बात, कोई संदेश जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या किस विषय पर आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, हम कौन से विषय पर विशेषज्ञ को यहाँ पर बुलाएं जो आप जानना चाहते हैं, जानकारियां, ये सभी तमाम बातें आप भी हमसे कर सकते हैं। बिल्कुल, और अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी आप पहुंचा सकते हैं हम तक। और उसके लिए जो हमारा मेल आईडी है वो है kkbkongold@gmail.com। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान की बात का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल भारती, बिल्कुल, और मुझे गौतम झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।